Yashvi, can we start? Yes, you're audible. Okay. Good afternoon, everyone. On behalf of Credence Wealth, I welcome you all for today's webinar on Budget and Market Outlook 2025. As we navigate through dynamic economic landscape, understanding the implications of the union budget on market becomes crucial for making informed investment decisions. Today's webinar, we will give you a clarity on key budget highlights, sectoral opportunities, and a broader market outlook for 2025. We will honored to have with us our fund manager, Mr. Karthik Mehta, having more than 20 years of equity market experience. His deep insights into macroeconomic trend will be invaluable as we decode the budget's implication for investors. So we will have a Q&A session at the end of the webinar. So without further ado, let me hand it over to Mr. Mehta to take us through today's webinar. Over to you, sir. Hello. Yeah, bhai. Just give me half a minute, please. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. Thanks a lot for your time. हमारा जो यूनियन बजट आया सैटरडे को और उसका मार्केट में मिक्स रिएक्शन आया है इवन सैटरडे को और आज भी। आज का जो रिएक्शन है वो थोड़ा यूएस से जो टैरिफ है उसके रिलेटेड ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो बजट की मैं बात करूँगा, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ये कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट को सिंप्लीफाइड वर्जन में रिप्रेजेंट करूँगा। पहले हम बजट के ऊपर बात करेंगे, देन विल टॉक लिटिल बिट अबाउट आवर फंड्स एंड देन वी विल थ्रो द फ्लोर ओपन फॉर Q&A. So let's start with the presentation. It's a high class budget for middle class. You know, बहुत लॉन्ग ड्यू था ये चीज़ गवर्नमेंट के साइड से करने के लिए, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट में भी था, हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि टैक्स रैशनलाइजेशन होना चाहिए। डिमांड रिवाइवल डोमेस्टिकली बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छे से इसको डिलीवर किया है। ये बजट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन, इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है विथ हायर एम्फोसिस ऑन मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स। आई थिंक आई डोंट नीड टू एलाबोरेट मच। यहाँ पे जो am I audible? Yes, sir. You are audible. भाई Yes, sir. You are audible. Sir, you are on mute.
Am I audible now? Yes, sir. Now you're audible. Finally, thank God. I'll share the document. Yeah. So I'll restart again. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने चालू किया था एग्रेसिवली पुश करना FY 2021 के बाद फ्रॉम 1.3 1.4% ऑफ जीडीपी टू एज ऑफ नाउ 3.1 3.2% ऑफ द जीडीपी वो ड्यूरिंग दैट एंटायर जर्नी कंजम्पशन बास्केट और कंजम्पशन रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट को प्रपोज करना था वो काफी हद तक म्यूटेड था. So it was predominantly capital expenditure driven budget so far in the last 3-4 years. एंड आई थिंक इट वाज अ नीड ऑफ द टाइम बिकॉज हो क्या रहा है कि इंटरनेशनली जब इतने प्रोटेक्शनलिज्म बढ़ रहा है टैरिफ्स के वॉर्स चालू हो गए हैं इन दैट सिचुएशन हमको डोमेस्टिकली इकोनॉमी को हेल्दी इंटरनली एकदम तंदुरुस्त करना बहुत जरूरी था ताकि हमारी डोमेस्टिक रेजिलियंस इतनी स्ट्रांग हो कि कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा ग्रोथ कहीं और नीचे न चला जाए. So it was a need of the time from that angle as well, and also from the taxpayers angle as well. So they have done a fantastic job by foregoing this 1.1 1.2 lakh crore by reducing the tax liability of the income taxpayers. Number two, despite of doing decent capital expenditure allocation as well and foregoing this income tax number, still government is sticking to 4.4% fiscal deficit glide path. So basically ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होती है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर को जो क्रेडिट चाहिए लोन चाहिए एक्सपांशन के लिए हाउस होल्ड्स को जो लोन चाहिए वो कम मिलता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट ओवरऑल बढ़ती है और उसका खामियाजा ओवरऑल इकोनॉमी को लेटर ऑन भुगतना पड़ता है. सो और तीसरा चीज क्या है कि अभी गवर्नमेंट हैज रीच टू वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकली मैनेज कंट्री. सो कल को उठ के एक्सटर्नल शॉक्स कुछ बढ़ते हैं तो वी कैन अगेन गो बैक टू द हायर फिजिकल डेफिसिट. हमारे पास वो हेडरूम है जाने के लिए. तीसरा पॉइंट रिवाइवल ऑफ द प्राइवेट कंजम्पशन. आई थिंक इट वाज वेरी वेरी नीडेड बिकॉज सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी दौड़ाया जा रहा था. कंजम्पशन वाज अ नीड ऑफ द टाइम. फोर्थ, capex priorities are now gradually shifting to the states while center is still aspiring to spend roughly 11.2 trillion rupees, so which is a 10% growth on a revised estimate. ज्यादा फोकस अभी जल जीवन एंड PMAY आवास योजना पे ज्यादा हुआ है. बाकी सब अलोकेशन काफी जगह पे फ्लैटिस है. लेकिन अगर हम ये तो सेंटर कैपेक्स की बात कर रहे हैं लेकिन जो स्टेट कैपेक्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ग्रांट दी है. अगर स्टेट्स सही मायने में उसको यूज करें तो हमारा जो कैपेक्स का नंबर है वहां पे ये जो 10% ग्रोथ दिख रहा है आपको 13-14% तक का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है. 7 point, there is a care for life saving medicines, especially for disease like cancer. They have tried to promote the job with higher focus on gig workers या तो फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जो वर्कर्स है लेबर इंटेंसिव स्कीम्स के ऊपर उनका फोकस है लाइक टॉयज फूड प्रोसेसिंग फुटवेयर एंड टूरिज्म. इंक्रीजिंग प्राइवेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो मैंने आपको आगे बताया एंड लोअर इंटरेस्ट रेट. अगर ये फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में नहीं होता है तो ये चीज आती नहीं है. सो आई थिंक ओवरऑल दिस बजट इज डिजाइन टू स्टिमुलेट household consumption, revive capital expenditure on a subdued base, which in turn will generate good jobs and encourage higher tax spending. मेरे हिसाब से यहाँ से आपका जो गवर्नमेंट को जो करना था आई थिंक सब कुछ गवर्नमेंट ने अभी कर लिया है. सो जो इकोनॉमी पिछले 6-8 महीने से स्ट्रगलिंग थी गवर्नमेंट मशीनरीज भी थोड़ी सबड्यूड काम कर रही थी. कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल मूव नहीं हुआ. कंजम्पशन एकदम से लिथार्जिक था स्पेशली अर्बन कंजम्पशन. वहां पे अभी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है एंड इसका रिफ्लेक्शन आने वाले 3 से 6 महीने और मे बी 8 महीने के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली जीडीपी अभी कर रहा हूँ. दिस वी पुट एवरी ईयर. एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स होता है.
एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी, कस्टम एंड एक्साइज होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो टोटल टैक्स की रेवेन्यू होती है, दैट इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड हो जाती है, जैसे अगर डिविडेंड हुआ आरबीआई से, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, या तो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का कुछ पैसा कमाया उसमें, फाइनली ये सब ऐड करके आता है टोटल रिसिट, उसमें से होता है टोटल एक्सपेंडिचर। अभी टोटल रिसिट में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आती है, उसको फंडिंग होती है बोरोइंग से। ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। अभी एक्सपेंडिचर के भी दो पल्लू है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है टुवर्ड्स डिफेंस, रेलवे, रोड्स वगैरह वगैरह, होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट होता है, जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया उसका पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। सब्सिडीज, जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जो भी सब्सिडाइज रेट पे आता है उसके ऊपर सब्सिडीज का, फर्टिलाइजर्स, फूड्स, उसका सब्सिडीज का बिल आता है। एंड वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो अलोकेशन होता है, एम नरेगा वगैरह, वो इसमें आता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा स्पेंड करने से उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट आती है और इकोनॉमी को अच्छा पुश मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन टाइम किक देके चला जाता है। So ideally, your capital expenditure should grow faster than revenue expenditure. So that is what has been happening over the years, and even in this budget, this has been taken care of. So ये आपके सामने एकदम सिंपल सा ब्लूप्रिंट है कि इस तरह से आपका बजट डिजाइन होता है। अभी जो इनकम टैक्स में जो कटौती हुई है, और 1 लाख करोड़ के आजू बाजू का जो टोटल, या 1.1 लाख करोड़ का जो टोटल टैक्स पेयर्स को जो रिलीफ मिला है, उसमें दो तरह से इम्पैक्ट आती है और आ सकती है। एक है कि मुझे जो टैक्स बचता है, मैं जो भी टैक्स स्लैब में हूँ और मेरा जो टैक्स प्लानिंग में जो टैक्स बचता है उसको मैं सेव करूंगा। अगर मैं उसको सेव करूंगा तो मेरा सेविंग रेशियो इंप्रूव होगा एज अ कंट्री। दिस विल रिजल्ट इन हायर लिक्विडिटी एंड लोअर इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर सेविंग बढ़ती है तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, एंड बेटर क्रेडिट अवेलेबल होती है, जो अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंडिंग करने के लिए काम आता है। तो उससे इवेंचुअली जॉब्स क्रिएट होती है, इन्वेस्टमेंट्स नए आते हैं, और ये एक सर्कल चलता रहता है। दूसरा जो पल्लू है, जो एस्पेक्ट है, दैट इज कंजम्पशन, कि वो जो पैसा बचा टैक्स में वो कंज्यूमर कंजम्पशन में उड़ा देगा या खर्चा कर देगा। इट विल नॉट बी टोटली लाइक इट विल ऑलवेज बी अ मिक्स बैग। सो अगर मेरा 1 लाख रुपए का या 1,10,000 रुपए का जो टैक्स बचा है, तो मैं पार्टली उसको सेविंग में डालूंगा, पार्टली उसको कंजम्पशन में करूंगा। इट इज इट कैन बी एनीथिंग, बट द कंजम्पशन में क्या होगा कि इट कैन प्रोवाइड अ 5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट बैर मिनिमम। सो उसकी वजह से क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा बेटर डिमांड क्रिएट होती है, एंड इससे थोड़ा सा स्लाइट इन्फ्लेशन बढ़ता है। अभी इससे एक और एडवांटेज क्या होता है कि एक बार आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कॉर्पोरेट्स का या कंपनीज का, जो मैन्युफैक्चरर्स है उसका या सर्विसेज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो फिर इंक्रीमेंटली नया कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है, नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, अगेन जॉब्स आते हैं। सो दोनों में एंड आउटकम सेम है, लेकिन कंजम्पशन इज इंस्टेंट एंड सेविंग का रिफ्लेक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है। So I think it will be a combination of these two things which will help the economy in the coming quarters. अभी डायरेक्ट टैक्स का जो बात करें इस बार की, अच्छा, अभी आपको जो स्क्रीन पे आर ई एंड बी दिख रहा है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई लैंग्वेज में करता हूँ कि हमने अगर नक्की किया, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को, कि हमारा रेवेन्यू होगा 100 रुपया हाइपोथेटिकली, और एक्चुअली जब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने को आते हैं बाय द एंड ऑफ मार्च, हमको लगता है कि हमारा रेवेन्यू 95 है। तो रिवाइज एस्टीमेट हो गया 95, बजटेड एस्टीमेट था 100। तो जब भी आपको ये आर ई दिखता है, दैट मीन्स कि अभी वो गवर्नमेंट ने बाय द टाइम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को आया, गवर्नमेंट इज रीवर्किंग, और जो रिवाइज एस्टीमेट आता है वो दिखता है। एंड अगले साल का FY26 का बजटेड एस्टीमेट आपको बाद में गवर्नमेंट एवरी ईयर बजट में देती है। अगेन अगले साल जब बजट आएगा तब ये बजटेड एस्टीमेट को रिवाइज एस्टीमेट में बताया जाएगा कि अभी हमने इतना बजट किया था, लेकिन इतना हमारा फाइनल नंबर है। सो इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू कि ये साल का जो रिवाइज एस्टीमेट का नंबर है या डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स आता है, वो 14% से बढ़ा है। एंड अगले साल गवर्नमेंट ने ये नंबर को 13% से ग्रोथ होने का एजम्पशन पकड़ा हुआ है। नाउ दिस इज स्लाइटली डिबेटेबल व्हाट पीपल आर सेइंग
कि चलो 10-11% गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट का ग्रोथ पकड़ा है, विच इज फेयरली डिसेंट एजम्पशन। लेकिन जो इनकम टैक्स का नंबर है वो गवर्नमेंट ने अभी भी 14% जैसा ग्रोथ पकड़ा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स कम किए हैं, और मतलब टैक्स लाइबिलिटी कम की है, और गवर्नमेंट को एक्चुअली 1,10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट ने 13-14% पर्सनल इनकम टैक्स का ग्रोथ एजम्पशन लिया है। तो क्यों लिया है? उसका सिंपल आंसर ये है कि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि पहले तो फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। जो अभी तक 12 लाख तक अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते थे, वो 12 लाख तक आराम से पहुंच जाएंगे। दूसरा, वो जो पैसा सेव होता है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से आजू बाजू खर्चा होता है। तो आपने खर्चा किया वो आपकी एक्सपेंस है, बट दूसरे का वो रेवेन्यू है, और उसको उसके ऊपर खर्चा बेयर करना, टैक्स बेयर करना पड़ेगा। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट में जो खर्चे बढ़ते हैं और दूसरे की इनकम बढ़ती है, उससे जो टैक्स का जो चक्रव्यूह चालू होता है, सो इवेंचुअली गवर्नमेंट गेट्स लॉट ऑफ टैक्स आउट ऑफ दैट स्पाइरल इफेक्ट। सो दैट इज वन ऑफ द एजम्पशन कि यहाँ से गवर्नमेंट ये एज्यूम कर रही है कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ने की वजह से एंड ये 5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से उनका 13% ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड इट हैज टू बी लॉजिकली दैट वे। Now, if you look at this indirect number, so indirect टैक्स रेवेन्यू में ये साल गवर्नमेंट ने 9% ग्रोथ एज्यूम किया है, एंड उसमें मेजर एजम्पशन है कि डिमांड बढ़ेगी, सो आपके ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो जीएसटी नंबर अच्छा आएगा। बाकी एक्साइज और कस्टम में कुछ ज्यादा एजम्पशन ग्रोथ का है नहीं, सो इट इज प्रिडोमिनेंटली गोइंग टू बी ड्रिवन बाय जीएसटी नंबर, एंड आई थिंक इट इज मोर और लेस इन लाइन विद द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो 10.1% का गवर्नमेंट ने एज्यूम किया है। सो आई थिंक दिस नंबर इज प्रिटी डूएबल। एक बेस्ट पार्ट ये गवर्नमेंट का ये है, स्पेशली एनडीए गवर्नमेंट का, कि उनके कोई भी बजटेड नंबर अभी तक ऐसे नहीं हुए हैं, एटलीस्ट रेवेन्यू साइड में। एक्सपेंसेस साइड में देव अंडर परफॉर्म की, जो बजट किया उससे कम स्पेंड किया, ऐसा हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू साइड पे दे हैव नेवर अंडर परफॉर्म। सो आई थिंक मोर और लेस वॉट एवर दे आर प्रोजेक्टिंग हैज टू बी लुक पॉजिटिवली। तीसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इट इज मोर और लेस इन लाइन विद द ट्रेंड। डिसइन्वेस्टमेंट का भी कोई बड़ा एजम्पशन गवर्नमेंट ने पकड़ा नहीं है, अराउंड 470 बिलियन रुपीज है। सो आई थिंक मोर और लेस दिस आर ऑल्सो नॉट वेरी एग्रेसिव एजम्पशन। सो टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट इज slated टू ग्रो बाय 11%, एक्सेप्ट पर्सनल इनकम टैक्स कोई भी ऐसा नंबर एग्रेसिव नहीं है। सो मोर और लेस दिस इज स्लाइटली डूएबल नंबर। We have to keep monitoring the personal income tax number from here on, that उसमें कैसा growth आता है। Now, if you look at the expenditure side, total expenditure is likely to grow by 7 percentage point YOY। और ये जो 7 परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ग्रोथ 6% से है। एंड जो मैंने आपको आगे फ्लो चार्ट में बताया था कि दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ग्रोथ गवर्नमेंट ने 6% से पकड़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ गवर्नमेंट ने 7% से पकड़ा है। This is pretty decent number according to me, given that कि गवर्नमेंट also wanted to control the fiscal deficit। ऐसा नहीं है कि ज्यादा एक्सपेंस कर दो और फिर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो जाए और रिजल्टेंट उसकी नेगेटिव इफेक्ट इकोनॉमी में दिखे। अभी आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अभी यहाँ पे आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे लॉट ऑफ अटेंशन। आप ध्यान से देखिए तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स है, FY22 में 5.9 ट्रिलियन रुपीस का गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, 23 में 7.4, सो 25% ग्रोथ आया, देन 28% ग्रोथ आया। इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट बाय दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन 25 में जो रिवाइज एस्टिमेट अभी जो बन के आ रहा है, वो 7% का ग्रोथ गवर्नमेंट ने पकड़ा है। Now, this 10.2 number revised estimate was actually 11.1. So practically गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर बजट किया था उससे 1 ट्रिलियन रुपीज, और 10.2 और 11.1 राउंड अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज का अंडर स्पेंड किया है। और प्रैक्टिकली अगर गवर्नमेंट ने अगर सेम ग्रोथ अचीव किया होता और 11.1 रुपीज का अगर स्पेंड किया होता, तो 25 वर्सेस 26 का ग्रोथ जीरो दिखता था आपको। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने अंडर अचीव किया ये नंबर, ये वाला नंबर, तो उसकी वजह से
आपको यहाँ पे 10% का ग्रोथ दिख रहा है। अदरवाइज ये जो नंबर था वो एक्चुअली 11.1 था, और उसके सामने यहाँ पे ग्रोथ आपका ऑलमोस्ट जीरो दिखता था। So, having said this, government has underspent this capital expenditure number in this current financial year, partly because of the election, because सारी मशीनरीज ऑलमोस्ट स्टैंडस्टिल हो जाती है और काफी स्पेंडिंग कम हो जाता है, फाइलें घूमना बंद हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट हैज लेड टू subdued performance on the capital expenditure front from the government side on the execution side. नाउ अगर इसको हम फर्दर एनालिसिस करते हैं, तो ये जो नंबर आपके सामने है वो कैपेक्स का नंबर है बजट के सामने, कितना मेरा बजटेड था और कितना मैंने अचीव किया। तो FY22 एक ऐसा ईयर था जिसमें गवर्नमेंट ने जितना बजट किया था उससे 9% ज्यादा स्पेंड किया। 23 में गवर्नमेंट ने जितना बजट किया था उससे 3% कम स्पेंड किया। 24 में जितना बजट किया था उससे 5% कम स्पेंड किया, और 25 में जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ने जितना बजट किया था उससे 8% कम स्पेंड किया। उसकी वजह से ये वाला जो नंबर था वो 10.2 पे आया, जो एक्चुअली आपका 11.2 पे आना चाहिए था। सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट एक्चुअली अंडर परफॉर्म दिस ईयर, दे स्पेंट लेसर कंपेयर टू द बजटेड नंबर। नाउ यहाँ पे आपको उसका रिजल्टेंट ग्रोथ में दिखाना चाहता हूँ कि बजटेड वर्सेस बजटेड में गवर्नमेंट का 23, 24, 25, 26। सो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे बजटेड नंबर में एक्चुअल भी कोई ग्रोथ नहीं है अगर गवर्नमेंट ने सेम नंबर अचीव किया होता तो, बट सिंस द रिवाइज नंबर इज डाउन, आपका यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। सो या नाउ अभी इसको पॉजिटिव मैं ढूंढ रहा हूँ, किस तरह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने है, गवर्नमेंट ने, ये आपका मंथली रन रेट है, मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर। तो ये ये नंबर पे आप फोकस करिए। ये हमने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है ना उसका हमने जो भी एक्सपेंडिचर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स किया है। सो यहाँ पे ये साल में 12 महीने में गवर्नमेंट को जितना खर्चा करना था उससे कम किया है, मतलब एज ऑन दिसंबर गवर्नमेंट ने कुछ 7 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा किया है। सो आस्किंग रेट टू अचीव द रिवाइज एस्टिमेट इज ऑल्सो स्लाइटली टॉल, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है वो कर देंगे, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जनवरी का नंबर आ रहा है, I think they will be able to do that. So जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने में उनको पहले तो 10.1 10.2 जो अचीव करना है वो करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का उनका जो एस्टिमेटेड 10.1 ट्रिलियन रुपीस का वो आएगा। तो तीनों का अगर हम जनवरी फरवरी मार्च का रफली 3.5 ट्रिलियन रुपीस, और फुल ईयर का नेक्स्ट ईयर का 10.1 ट्रिलियन रुपीस, वो दोनों का समेशन करते हैं, डिवाइड बाय 15 महीने करते हैं, तो मंथली स्पेंडिंग इज रीचिंग ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीस, दैट इज 0.97 ट्रिलियन रुपीस। इज अ फिनोमिनल नंबर government is going to spend in the coming 15 months. So it's this is where I want you to pay attention कि चलो जो अंडर अचीव किया है पिछले 6-8 महीने में उसकी वजह से ग्रोथ भी स्लो हुआ है, वो अभी जो हो गया वो हो गया। अभी यहां से गवर्नमेंट स्टेप अप करती है तो नेक्स्ट 3 महीने में गवर्नमेंट सब्सटेंशियली स्पेंड करेगी टू रीच टू द रिवाइज एस्टिमेट नंबर, एंड नेक्स्ट ईयर का अगर गवर्नमेंट बाकायदा मार्जिनल स्लिपेज से स्पेंड करती है तो मंथली रन रेट आपका 0.97 आता है। दिस इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। सो या दैट्स व्हाट आई वांट यू टू पे अटेंशन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल एक्सपेंसिस में कंट्रीब्यूशन 22% पे है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन 78% पे है। कैपेक्स टू जीडीपी नंबर इज नाउ 3.1 विच पिक्ड आउट इन 24 एट 3.2। Fiscal deficit, as I said, has been consistently falling down. ये वाला नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4.4,
वो 9% के आजू बाजू था ड्यूरिंग द कोविड टाइम इन FY21। वहां से ये कंसिस्टेंटली नीचे आते आते 6.7 6.4 होके अभी 4.4 है। इट्स अ कमेंडेबल टास्क अचीव्ड बाय गवर्नमेंट, एंड दिस इज हेल्पिंग गवर्नमेंट नॉट टू बोरो मच। सो हमारा जो बोरोइंग नंबर है वो ऑलमोस्ट स्टेटिक है, 14.2, 15, 14, 14.8। उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट मिलता है जो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। Subsidies are consistently falling. Government is not in a mood to give any substantial subsidies. This is what is the summary of the total out, penny wise detail analysis. So मैं आपको एक चीज इसमें क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन ये जो आप ग्रोथ देख रहे थे हिस्टोरिकली वो सस्टेनेबल नहीं था। जैसे ये जो 25% का ग्रोथ, 28% का ग्रोथ, वो सस्टेनेबल नहीं था मेरे हिसाब से। यहाँ से अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ एवरी ईयर जीडीपी का जो ग्रोथ है, उसके नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ है उसके आजू बाजू आएगा, दैट इज 10%, 9%, 11%। Government had to look at somewhere else beyond capital expenditure, and that was consumption, revival of the consumption. Smartly done, and उसका पॉजिटिव इम्पिटस बहुत अच्छे से दिखेगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द बजट बिकॉज दोनों साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स आर बीइंग टेकन केयर। कैपेक्स इज नॉट येट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज वी आर स्टिल लुकिंग एट डिसेंट 10% ग्रोथ प्लस स्टेट फंडिंग, और स्टेट अलोकेशन देखा जाए तो 14% का ग्रोथ आएगा जो आपको 10% दिख रहा है। एंड आपका जो आस्किंग रेट है उसको अचीव करने के लिए जेन्युइनली गवर्नमेंट स्पेंड करता है तो आपका मंथली 1 ट्रिलियन रुपीज का स्पेंड होगा, विच इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट। सो आई थिंक आई एम स्टिल नॉट वरीड ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट, बट जो बेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ का था वो नहीं आएगा, हायर ग्रोथ वाला। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसोसिएटेड सेक्टर्स और कंपनी से वहां पे काफी वेल्थ इरोजन हमने देखा है, एंड कंजम्पशन इज स्लोली रिवाइविंग बैक। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। सो कमिंग टू ऑल वेदर फंड, हमने अभी रिसेंटली वेबिनार किया था, कोई ज्यादा चेंजेस इन है नहीं। दिस इज एज ऑन डिसम्बर। दिस इज व्हाट इज द एसेट एलोकेशन लुकिंग एज ऑफ नाउ। बट इसका काफी चेंजेस आया है जनवरी में बिकॉज वी हैव डिप्लॉयड द कैश। सेम इज फॉर द डाइवर्सिफाइड फंड। यहाँ पे भी आपको कैश लेवल ज्यादा दिखता है, लेकिन हमने जनवरी में अभी कैश डिप्लॉयमेंट मार्केट क्रैश में किया है। सेम इज विद द बिजनेस साइकिल फंड, यहाँ पे भी कैश ज्यादा दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने कैश डिप्लॉयमेंट जनवरी में किया है। अभी ये जो हमने आइस फंड लॉन्च किया था ना, तब हमने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये और हमने वो लास्ट बजट के बाद लॉन्च किया अक्टूबर महीने में। तब हमने क्लियरली बताया था कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स पुश है इट इज ओवर, एंड अभी दे विल हैव टू लुक एट द कंजम्पशन। 4 साल से कंजम्पशन बास्केट चला नहीं है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू लुक एट द कंज्यूमर सेक्टर एंड कंज्यूमर कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम। सो हमने जो आइस फंड लॉन्च किया उसका यही था कंसेप्ट कि इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट, तीनों पिलर के ऊपर हम फोकस करेंगे। और मैंने लास्ट बजट में आपको ये स्लाइड दिखाया था, अगर आपकी मेमोरी में ये चीज अगर है नहीं है तो ये लास्ट बजट की स्लाइड है, ये बजट की स्लाइड नहीं है। तब हमने आपको एक हिंट दिया था कि ये जो सेक्टर्स हैं और ये जो उसमें जो वैल्यूएशंस है वो पीक ऑफ द वैल्यूएशन पे है, उनके मार्जिन भी हिस्टोरिकली बेस्ट है, ओनरशिप भी फंड वाइज और क्लाइंट वाइज बहुत ज्यादा है, और उनका बेस इतना बढ़ रहा है कि वो बेस के ऊपर ज्यादा ग्रोथ लाना, एक हाई बेस का ऑर्डर बुक हो गया उसके ऊपर नया ऑर्डर लाना और एग्जीक्यूट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। So we warned our investors very, very well in advance about likely froth type of scenario shaping up in this segment, and that is why we propose to launch this product। इसमें हमने बोला कि हम तीनों पिलर को रखेंगे, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट को। लेकिन मार्केट में क्या है ना, तीनों पिलर एक साथ चलते नहीं है कभी। बहुत जैसे पिछले पिछले 4 साल से कंजम्पशन सेक्टर बिल्कुल चला नहीं। इन्वेस्टमेंट माने इंफ्रा, मेटल, रियल एस्टेट, पावर, डिफेंस, रेलवे, पीएसयूज, बहुत पैसा बना। सो ऐसे हर टाइम अलग अलग होता है।
और उसमें हमारा काम क्या है कि हमको एक पर्टिकुलर कॉल लेना है कि मुझे कौन से पिलर पे सबसे ज्यादा एक्सपोजर लेना है। तो ये सारे पल्लू को ध्यान में रखते हुए हमने नक्की किया कि वी विल पिक अप द राइट पिलर, राइट सेक्टर, right stock selection, create a portfolio, and this is what we said, that we will have 40 to 50% exposure to consumption in the new product, 30 to 40% into exports, and 10 to 30% in investment. So we were true in our assessment, and I think now gradually market is realigning to this thought process as well. So this is all about ICE, and आपको एक सिंपल सा डेटा हर बार मैं दिखाता हूँ कि एवरी टाइम अलग होता है। जैसे ये 2005 से 8 में आपका इन्वेस्टमेंट पिलर में मल्टीप्लाई टाइम्स में रिटर्न बना, देन 9 से 14 में कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट डिड वेरी वेल, देन अगेन 20 टू 24 में आपका मेजरली इन्वेस्टमेंट पिलर मतलब कैपिटल गुड्स, एनर्जी, इंफ्रा, मेटल वगैरह चला, एंड ऑफ लेट export has started participating so well. So you have to understand which pillar is likely to move, and our call was consumption is likely to bounce back, which is now getting validated by the budget as well as by the market. सो ये आइस फंड का एज ऑफ नाउ द एसेट एलोकेशन है। लेकिन हमने इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जैसे किसी ने हमको 100 रुपया दिया है तो वी स्टार्टेड विथ 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट, 80 वॉज इन लिक्विड फंड, एंड वो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके हमने शिफ्टिंग करके नाउ वी आर एट 45-55 रेशियो। सो 45% इन्वेस्टमेंट, 55% इज इन टू लिक्विड, एंड वी विल ग्रेजुअली invest as and when the opportunity arise. Now these are the as on December return, because January returns are not yet finalized. So we are almost neck to neck with the benchmark for the last 12 months, but ये rolling returns है. I would not encourage you to look at that because every month का base बदलता है तो आपके returns बदलते हैं. So you need to focus on the financial year number or yearly December or financial year return number. So for example, last financial year we did much better. Current financial year we just come back above the benchmark, and the reason I think is known to all of you, that why did we slow down, because we were slightly apprehensive about the election. We timely shifted our gears away from the in defense, railway, industrial, infra, capital goods, engineering, and which costed us initially but is now completely reversing, and it was a preemptive move. We choose to walk fast. The same happened with the diversified fund. Last year was phenomenal. Since inception also alpha is substantial. The current year is also decent, shaping up well versus benchmark. Business cycle fund we launch last October, that is sorry, November 23. The fund has been a real rock star to us. The current financial year numbers versus benchmark is significantly better, and since inception numbers are also far better than the benchmark. ICE is very young product, so we shouldn't be talking too early for that, but the color is pretty much evident. The, the fund has been consistently outperforming the benchmark as of now. Now, if you look at the quarterly performance, because it's been a 9 month, as I said initially, that we underperformed because we were cautious about the election, and we choose to go for a defensive side, which costed us. We underperformed the market in the Q1. Q2 was slightly less, but we came back very smartly in Q3. We outperformed the market significantly. As a result of that, we are better than market as of now. So, as I said, we choose to go cautious little earlier. We were not wrong in our thesis. Only thing is that we are slightly ahead of the curve. Same happened with a diversified fund. Q1 was underperformance. Q2 was slightly less. Q3 came back very smartly, and now we are outperforming the benchmark as of and these are net of fees and charges numbers. Business cycle, on the contrary, has hardly seen any underperformance with the market, and it has always outperformed more or less the market, and it is in the current 9 month YTD, it is significantly outperformed the market returns. Now,
let's look at performance from all-time high. This is where we really want to take proud. This is like on a 26th September market picked out. This data is till 31st December. As and when we get the detail for January, February, in the next webinar, we'll put that number as well. So, our all-weather fund is down by 1.5 percentage versus a market falling down by 8.73. So we have significantly protected the wealth of the investors. And mind you, ये जो आपको मार्केट का फॉल दिख रहा है 8-9%, लेकिन स्टॉक लेवल पे वेल्थ इरोजन हैज बीन फार सिग्निफिकेंट. और जो क्लाइंट्स जहाँ मैं काफी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जो डायरेक्ट करते हैं या तो फिर अपने हिसाब से करते हैं, या तो जिन्होंने डीपी में अभी भी कुछ स्टॉक्स रखे हैं, सो दे आर वैलिडेटिंग दैट देयर पोर्टफोलियोज आर डाउन वे हायर देन इवन द मार्केट फॉल. So we have done a commendable job here. Same happened with diversified fund. Fund was down only 2.8% from the peak, and benchmark is down 8.73%. Business cycle, on the contrary, did reverse. The fund is up actually 3%, and the market is down 9.66. So it's a phenomenal alpha the fund has achieved. ICE fund, again, the product is very young. So still, as on 31st December, the fund was positive 4% and market was negative 7.88. So the outperformance is significant. Now, if you look at this is a cash level journey. So when we started the year, हमारा जो cash level था वो 7.48% था all weather का, जो हमने increase किया second quarter में 13.24, और by the end of the December it was 21%. So somehow we were not comfortable with the valuations and certain themes in the market. We were apprehensive, and actually rightfully so. And these cash levels have also given us a lot of cushion. We have deployed almost half of this number in the recent fall in the market. Same with diversified fund. The cash was 6% in Q1. Q2 we increased to 13-14, and Q3 now end of the December it was 23.5%. Same happened with business cycle fund. The journey is more or less same. We ramped up the cash significantly, anticipating the disruption in the market. Now coming to this slide, what we are looking at the Nifty from next 12 to 20 months perspective. There has been a significant cut in the Nifty EPS estimate. So, in the first half, Nifty EPS grew by just 5%. But this result season has been relatively much better than first and second quarter. So we are looking at around 7-8% earning growth, 1,065 rupees EPS current financial year. On top of that, moderate 10-11% earning growth is leading us to the 1180 rupees EPS next year. A bit FY25 is gone. People will not discount this at all. People will only discount FY26. Basis on that, 21,240 नीचे का लेवल एंड 25,960 ऊपर का लेवल हमको नेक्स्ट 12 से 14 महीने में दिख रहा है. यहाँ पे मैं अगले सितंबर जब आएगा हमारा मतलब another 6-8 months down the line, market will start discounting FY27 नंबर, और उसके बेसिस पे आपके ऊपर के लेवल आएंगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 23,200 का जो निफ्टी है वहां से अगर मार्केट 21,500 तक आता है, so that would be the best, one of the greatest opportunity for long term investors. One should never miss that. And जो काफी मार्केट में एक बेस्ट पार्ट क्या है, जो फ्रॉथ था, जो एक्सेसिव वैल्यूएशन था, वो काफी क्लीन आउट हो चुका है. और यहाँ से जो नीट एंड क्लीन कॉर्पोरेट अर्निंग्स वाली कंपनी है जिसमें वैल्यूएशन रिजनेबल है, जहाँ पे गवर्नमेंट का टेलविंड है, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट है, जैसे कंजम्पशन का है या तो सिलेक्टिव कैपेक्स का है, वो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देके जाएंगे. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी स्टॉक पिकर्स मार्केट, जो इजी मार्केट था कि मोरलेस सब कुछ चलता था, पी मल्टीपल सबके बढ़ते थे, अर्निंग्स ग्रोथ सबका आता था, वो टाइम पीरियड अभी खत्म हो रहा है.
अभी सिलेक्टिव अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, सिलेक्टिव पी मल्टीपल्स बढ़ेंगे, सिलेक्टिव स्टॉक प्राइस रिटर्न मिलेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जो पुराने विनर्स रह गए, जैसे मैं पुराने विनर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी पोर्टफोलियोज में मुझे दिखते हैं स्टॉक्स जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल में बहुत चले हैं बट ऊपर से भी वो 40-50% टूट गए हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सेल। तो शायद वो उतना आउट परफॉर्मेंस ना भी करे और नए विनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे हिसाब से नए विनर्स कंजम्पशन बास्केट से आएंगे। फार्मा, हेल्थ केयर, सीडीएमओ, एपीआई हमारा बहुत ही फेवरेट थीम है। इट हैज रिवॉर्डेड अस सिग्निफिकेंटली, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेटरी रिस्क फ्रॉम द यूएस। थर्ड पॉकेट जो हमको लगता है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू इवेंचुअली क्रिएट कर सकता है, दैट इज एनबीएफसी, क्योंकि वहां पे एक तो गवर्नमेंट इज स्टार्टेड इन्फ्यूजिंग द लिक्विडिटी, सीआरआर कट हुआ, ओएमओ हुआ, गवर्नमेंट इज इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, तो नेचुरली आपका गवर्नमेंट बोरोइंग कम है तो प्राइवेट क्रेडिट अच्छा रहेगा। प्लस ये जो कैप कंजम्पशन बूस्ट मिला है तो उससे भी एक क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, मॉर्गेज एक्टिविटी बढ़ेगी, लोन एक्टिविटी बढ़ेगी। सो मेरे ख्याल से एनबीएफसी पॉकेट तीसरा पॉकेट लगता है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू आई मेंशन। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आई थिंक केमिकल, विच इज बॉटमिंग आउट, and that's how we are aligned in our portfolio, in most of the portfolios. And then it will be the rest of the sectors will be extremely stock picking, bottom up sort of a theme. It will not be a mega sectorial calls, it will be stock specific calls individually. So that is how we are prepared, with bit of cash, and you're looking forward to deploy it at the lower level. So अगर आपने प्रोफेशनल्स को पैसा दिया है और आपकी वेल्थ प्रिजर्व हुई है और इतनी नहीं गिरी है, तो यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी पर्सन, नंबर वन। नंबर टू, अगर बहुत ज्यादा वेल्थ इरोजन हुआ है कोई ना कोई रीजन से, आप खुद कर रहे थे, तो एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ गया है, दैट यू नो दैट लक पार्ट इज ओवर एंड स्किल पार्ट इज कमिंग बैक टू द मार्केट। एंड मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डोंट हैव एनी फियर। ये मार्केट में आने वाले 3 4 5 महीने में जो भी नीचे का लेवल आता है, जहां तक हमारा रेंज है 21,000 के आजू बाजू या 21,500, अगर आता है कोई रीजन से, स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट फॉल और बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स रिस्क, क्यों, तो आपको घबराना नहीं है, एंड यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज दैट्स ओनली इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ से मार्केट में जो रिस्क फैक्टर्स जो हमको लग रहे हैं, लोकल रिस्क फैक्टर्स था डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, जो गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली एक्सेप्ट किया और उसको एड्रेस किया। मतलब एक होता है ना कि बीमारी होती है लेकिन उसका निदान करना बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट ने किया है। रिड्यूसिंग पेस ऑफ कैपेक्स एंड एग्जीक्यूशन, दैट इज अनदर रिस्क। I think so that now government has also understood that the way capex has picked up in November and December and even in January, it's a phenomenal. So I think they'll be spending aggressively to recoup the lost ground, which will give impetus. And third is uncertainty with exports, especially because of the US tariff, because that will impact locally to us. So these are the three risk factors. उसमें exports वाला हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टू, बिकॉज द एक्सपोर्ट वाला हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट टू को एड्रेस किया है, एंड स्पेशली द फर्स्ट वन, डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ रेट बाय वे ऑफ स्टिमुलेटिंग द डिमांड, stimulating the consumption, and more of a localized GDP push than the imported export driven push. So ये मुझे लगता है कि लोकल रिस्क फैक्टर्स आर फेयरली एड्रेस्ड। मार्केट का जो फॉल आया है 26,000 निफ्टी से 23,000, उसमें ये लोकल रिस्क फैक्टर मोर और लेस डिस्काउंट हो चुका है। यहाँ से जो भी एग्रेसिव मार्केट को अगर गिरना होगा तो इट हैज टू बी प्रीडोमिनेंटली ग्लोबल रीजन, shifting political powers and policy framework, Trump tariffs start with Canada, Mexico and China, 25% Canada, Mexico पे, China पे 10%। I think these are very very dangerous things from the global trade perspective which has started. Also money printing dilemma, because they don't want to print money, they want to control the expenditure, they want to reduce the borrowing, and they also want to localize. It's a Swadeshi moment for USA. So they want the companies to come and set up factory in US and not
export from somewhere else in the world. So it will have a far-reaching outcome, little bit unpredictable. Nobody can predict what kind of impact will be felt where. For example, I was just reading today that one of the leading power backup engine company was talking that, okay, we have factory in Mexico, which was supplying a power backup engine to USA. Now with this 25% tariff, that engine supply will not be viable from the Mexico plant, but the India plant can take up the challenge. And probably India will be at the forefront to supply the engine. So ऐसा भी है कि हमको positive rub off effect भी मिलेगा, हमको नेगेटिव रब ऑफ इफेक्ट भी मिलेगा. सो दैट विल गिव लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी टू द ग्लोबल मार्केट. दूसरा, जब भी ऐसा प्रोटेक्शनलिज्म वाला पॉइंट आता है, यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की करेंसी वीक होती है और पर्पसफुली वीक की भी जाती है. जैसे चाइना हैज स्टार्टेड डीवैल्यूइंग अगेन टू एडजस्ट द 10% टैरिफ, क्योंकि उनको अगर 10% टैरिफ को काटना है तो उनको मिनिमम 2-3-4% से उनकी करेंसी डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी. If China does that, Korea does that, for example, Japan or Mexico or Canada and others, so eventually India will also be seeing the depreciating rupee, which is why we have started seeing the effect today itself, and we are at 87 INR versus US dollar. I think we have hit the top as of now. Hit the top in the sense it's not the top, but we have hit the new high. So this is what is likely to be the scenario in the coming months, and that's where the volatility will be there. And we are very, very clear that which pockets we want to participate, which I have just articulated recently. The sectors and the pockets we are likely to hide and take the advantage out of it. The implications of the tariff is going to be very volatile. Outcome is going to be very volatile. For example, there might be a situation that there might be sudden talks as well, and they may come to some conclusion and some intermediate path may also be derived. But this is what it is as of now. So this is the global risk. This is what is worrisome. And it might be the situation that US will be the first country to pay the price by itself, because सब कुछ उनके वहाँ महंगा आएगा, तो उनका इन्फ्लेशन आएगा, उनका ग्रोथ कम होगा, and it might impact them from the corporate spending and corporate earnings point of view. So US market has to correct if this thing accelerate further. The short term pain उनको भी लेना पड़ेगा. So this is what is the broader picture. But this is where I am telling you that if it is a local reason, we should be more worried. Local reasons are addressed. If it is a global reason, you should not be worried too much. If it is causing the portfolio fall because of the global reason or market fall because of the global reason, it will reverse as well fast. So, brace for the volatility and cash it. Enjoy the volatility. You will be rewarded significantly in next 2 to 3 years. These are what very common sense talks I can talk. And of course, I am always available if you really want to understand more in detail later on. So yeah, that's all from my side. We can take the questions. You can put the questions in the Q&A, and I'll try my best to answer them. Okay, so we have started receiving questions. The first question is saving money. So saving money in the sense, जो मैंने बोला था कि जो इनकम टैक्स कम हुआ है तो वो जो पैसा लोगों के हाथों में बचता है या तो सेविंग्स में जाएगा या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा. तो उनका क्वेश्चन है कि सेविंग्स मनी, सो इज देयर अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा इंस्टेड ऑफ द बैंक फॉर द एफडी. So I think it will be mix of both, but yeah, FD rates are not going to make you rich, and tax and inflation adjusted returns are very poor. Everybody knows it.
And gradually, because of the financial literacy improvement and because of the changing youngsters and working people getting more young people getting added into the workforce, they are more aligned towards productive investments which can beat the inflation. So yes, there is a some probability that the savings money का larger part SIP के format में आएगा instead of the bank. That is the answer to your question. Number two, kindly confirm beneficiary sector post budget, and from the portfolio perspective, what changes we can expect. See, we have invested first of all half of the cash, so that is one change. One change you will see because we found market levels attractive at 22,700, 800 odd levels, all the way till 23,000, and portfolio side, we are more and more on the pharma API consumption, banks and BFCs and chemical, and then the bottom up ideas. So we are very clear that where these are the pockets where we will make much better return compared to the broader market. And consumption basket per se has been underperforming since last 4 years. But with this much needed impetus, I think rural anyways is doing better and urban demand should rebound, which will have a positive effect in the coming quarters. What about banking sector RBI policy on Friday? See, ideally, RBI is actually waiting for US Fed to start cutting the rate because अगर आप एक चीज क्लियर रखिए दिमाग में कि अगर यूएस में टैरिफ्स इस तरह से बढ़ते हैं तो यूएस में महंगाई आएगा। जैसे आप मेक्सिको से बेरीज मंगाते हैं या वेजिटेबल्स मंगाते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन 25% एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है। मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं आपका। तो आपके वहां के जो 10 ईयर ट्रेजरी पेपर का जो यील्ड है 4.7 4.8, वो जल्दी से कम नहीं होगा बिकॉज महंगाई कम नहीं होने वाली है, रेदर बढ़ने वाली है। अगर महंगाई बढ़ती है और वहां पे रेट कम नहीं होते हैं और यहाँ पे अगर रेट कम हो जाते हैं तो द गैप बिटवीन इंडियन इंटरेस्ट रेट एंड यूएस इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस सब्सटेंशियली। इन दैट सिचुएशन there is no point for investors to keep money with the depreciating currency. So that is why RBI is postponing the rate cut cycle. But I think if they get some idea that okay, टैरिफ का सिचुएशन है चलता रहेगा, ग्लोबल रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, मुझे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी है, मुझे डोमेस्टिक ग्रोथ लेके आना है विच विल एक्ट एज अ कुशन अगेंस्ट इंटरनेशनल फैक्टर, तो चाहे जो हो जाए मुझे एटलीस्ट सिंबॉलिक रेट कट करना है तो वो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रख के एक इंसेंटिव गवर्नमेंट ने आरबीआई को दे दिया है कि फ्रॉम माई साइड थिंग्स आर क्लियर, आप अपना देखो। सो इट्स गोइंग टू बी अ 50-50, दे विल हैव टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। In the presentation, you have mentioned 61% allocation in small cap in all weather. अगर आपने जो पढ़ा है वो सही है, but then you have to look at the small cap does not mean that all are from the froth or expensive side. Our more or less our small caps are from very defensive sectors or जहाँ पे अर्निंग्स आर बॉटमिंग आउट एंड यहाँ से आपको रिकवरी दिखती है। सो कंज्यूमर हो गया, फार्मा हो गया, little bit on a chemical front. So yes, that number is there, but the cash level and certain large caps are cushioning. So our large cap including cash is now 44%. So that's what it is. When the US dollar is 87.10, is it much more beneficial for Indian IT companies? देखिए, करेंसी डेप्रिशिएशन का एडवांटेज एक्सपोर्टर्स को मिलता है, चाहे वो आईटी है या तो फार्मा है या तो और कोई भी एक्सपोर्टर्स है। लेकिन सिर्फ करेंसी की वजह से उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, वो तो एक कन्वर्जन फैक्टर है। जेन्युइनली डिमांड ग्रोथ होना चाहिए, जेन्युइनली वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए। अगर यूएस में कोई रीजन से डिमांड हीट होती है, रिसेशन आता है, ग्रोथ कटता है, तो वहां की कॉर्पोरेट का आईटी स्पेंड भी कम होगा और ओवरऑल यूएस की जो टेक कंपनीज के वैल्यूएशन मल्टीपल टूटते हैं तो उसका रब ऑफ इफेक्ट हमारे टेक कंपनी के वैल्यूएशन पे भी आता है।
तो आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा. यू विल नॉट जस्ट हैव टू लुक एट, बट यस, प्लेन वैलिना आंसर इज देयर कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है इंडिया की तो आईटी कंपनी के अर्निंग्स को टेलविंड्स है. आंसर इज यस. फ्रॉम करंट लेवल ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस हाउ मच फर्दर मार्केट कैन करेक्ट. देखिए, हम कोई रेंज हमको दे हमने आपको बहुत फंडामेंटल रेंज दिया है, और आज तक का टचवुड हमारा रिकॉर्ड है कि हमने जो फंडामेंटल रेंज दिया है उसमें लोअर लेवल से मार्केट हमेशा टर्न हुआ है. सिमिलरली ऊपर के लेवल से भी मार्केट रिवर्स हुआ है. सो 21,200 समथिंग ऑड व्हाट आई मेंशन इज द रेंज एज ऑफ नाउ. अगर कोई रीजन से मार्केट वहां तक आता है तो मार्केट काफी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा. सो दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो एज ऑफ नाउ. But don't think that too much. Live with the flow, and navigate this time, and eventually you will be winner in the coming years. Any view on the nuclear sector? Yes, of course, government is really after it, small nuclear reactors and small nuclear power plants. So it is indeed a positive outcome. We'll have to see who all are going to be benefited, and how big is the ticket size. If the capex is only numbers, and the fact that actual numbers are different, then we will not have the impact we thought for. Yes, you are right so far, but only last year government spent much lesser than the budgeted number. Otherwise, they were only remaining a shortfall of 3 to 5%. So I think now the things are pretty clear. Majority of the elections are also behind. And I think government machinery should start functioning rapidly, and capital expenditure जो budgeted है वो ramp up होना चाहिए मेरे हिसाब से. And we'll get the numbers every month, so we'll come to know. What percentage of money should be kept as a cash reserve compared to putting them in? What percentage of money should be kept as a cash reserve, and, as compared to putting the money in equity market? Also, is keeping the cash reserve in the liquid fund or arbitrage fund is a better choice? देखिए सर, हमारे पास तो अभी कैश परसेंटेज जो आपने हमको पैसा दिया है वो ऊपर में 20-25% था, विच हैज नाउ रिड्यूस टू 10-11%. एंड इट्स अ कंसिस्टेंट जर्नी. आप अपने पास कैश रख के नीचे के लेवल में मार्केट गिरता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप हमको देके अपनी परेशानी से मुक्त हो जाइए, एंड वी विल मैनेज द मनी, वी विल टेक द कैश कॉल एट अवर एंड. एंड नोबडी कैन बी 100% श्योर कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा. कल को उठ के द ट्रेड टॉक्स में पॉजिटिव आउटकम आता है, तो और कुछ ऐसा रिजोल्यूशन आता है कि जिससे ग्लोबली भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं है, अपने यहाँ ऑलरेडी एक डैमेज कंट्रोल हो चुका है, तो यू नेवर नो. सो माय पॉइंट इज दैट डोंट गो बाय too much data analysis, go by the flow, because every day is a new outcome in the current era, and this is what the volatility is likely to be in the coming quarters. Don't try to time the market. मैंने ये आंसर तो दिया आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट का, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट. How do you see the next 3-6 months as far as stock market? Will it be too choppy, and when do you see the momentum to come back? I think the momentum is not going to come very easy. Like what we saw in the last 2-3 years. It will be a choppy market for sure. A very selective outcome will be there. Not that everything will go up and fly like anything. So, and I think it is good as well, because when your growth was 20-25% corporate earning growth, which is now itself is moderating to 7-8% this year and probably 10-11% next year, your valuation cannot remain so high. And also, much of the P multiple re-rating is done, so it will be now course correction and relatively outperformer based upon individual stock picking skills. So you will have to live with that, and we'll have to see the global macro stability first. Once that stabilizes, India anyways is going to be the bright star.
then we will again come back to the momentum, but I think that is still 3 to 6 months away. मिनिमम रिक्वेस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बिजनेस साइकिल फंड एंड आइस। सर अगर आप नए इन्वेस्टर है तो मिनिमम 50 लाख आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो आप दोनों फंड में स्प्लिट कर सकते हैं, आइस में और बिजनेस साइकिल में। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो आप 1 लाख 2 लाख कोई भी अमाउंट का टॉपअप कर सकते हैं। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट इम्पैक्ट, आई डोंट थिंक कि उसका कोई मेजर इम्पैक्ट मार्केट को है। मुझे नहीं लगता है कि अभी लोकल फैक्टर से मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट या चढ़ात आएगी। इट विल बी प्रिडोमिनेंटली गोइंग टू बी द इंटरनेशनल फैक्टर विच इज गोइंग टू ड्राइव द मार्केट्स। What is your view on gold and silver? Do we continue holding it? सर अभी तो ये हाल है कि अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रोटेक्शनलिज्म है और पूरे वर्ल्ड में इमर्जिंग मार्केट या बाकी सब मार्केट की करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही है, सो गोल्ड इज द ओनली एसेट क्लास वेयर लोकल पीपल कैन गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द करेंसी डेप्रिशिएशन. So I think as of now, this is safe bet, and if you are holding, you should continue to hold it. What you see to invest in Apple, Meta, Tesla, which is the best combined fund for investing? I'm not the right person. We never invest into individual foreign stocks. We only take exposure to foreign market via ETF, and as of now, we have no exposure to US market even via ETF, and we don't want to take any exposure as of now, given the likely uncertainty going to shape up due to this tariff war. If government is focusing on increasing the consumption of by reducing the tax and leaving wealth in the hand of the people, do you see RBI also cutting rate? I just answered that. I think RBI has a choice. It's a 50-50 outcome now. If they are worried about the money outflow and currency depreciation, they would not do. But if they think that, okay, let's full-fledgedly revive the local consumption and local market, local demand, and be immune to the global risk factor, because India fortunately doesn't have a large trade balance or trade deficit with the US. For example, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि इंडिया जो यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट करता है वो रफली 118 to 120 बिलियन डॉलर का है ईयरली, और उसके सामने जो यूएस से गुड इंपोर्ट करता है वो 73 बिलियन डॉलर का है, तो वहां पे थोड़ा सा डेफिसिट है। लेकिन सर्विसेज में इंडिया 33 बिलियन डॉलर का सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और 26 बिलियन डॉलर का सर्विसेज इंपोर्ट करता है, तो वहां पे कोई ज्यादा डेफिसिट नहीं है। सो इंडिया इज नॉट अ लार्ज ट्रेड पार्टनर विद यूएस लाइक मैक्सिको और चाइना और कनाडा। फॉर एग्जांपल कनाडा का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 78% एक्सपोर्ट यूएस में जाता है, एंड वो 30% ऑफ द कैनेडियन 30% ऑफ द कैनेडियन जीडीपी का साइज का कंट्रीब्यूट करता है। सो इट्स अ फिनोमिनल नंबर फॉर कैनेडा फ्रॉम द कैनेडाज पर्सपेक्टिव। मैक्सिको का भी जो एक्सपोर्ट नंबर है यूएस को जो होता है उसका टोटल एक्सपोर्ट का 77-78% है, और वो भी तकरीबन 25-30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया फॉर्चुनेटली इज रिलेटिवली इम्यून टू द यूएस इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हमारी जीडीपी को यूएस टैरिफ की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट आ जाएगा। अभी आज पता चला कि एक फार्मा कंपनी का प्लांट कनाडा में है और वहां से वो स्टेराइल इंजेक्टेबल यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, तो वो फार्मा कंपनी का स्टॉक आज 5% गिरा दिया क्योंकि कनाडा पे टैरिफ आ गया है। तो यू हैव टू लिव विद दैट, उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज एज अ कंट्री, एज ए इंडिया, वी डोंट हैव टू मच ऑफ द रिस्क फ्रॉम द यूएस टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, बिकॉज अगर चाइना स्लो डाउन होता है, जापान या मेक्सिको या कनाडा स्लो डाउन होता है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स वो सब कंट्रीज में है, तो वो सब कंट्रीज अगर स्लो डाउन होते हैं तो इवेंचुअली हमको हिट आता है।
सो वी आर नॉट डायरेक्टली इम्पेक्टेड बट इनडायरेक्टली यस। उसके सामने एडवांटेज भी मिल जाएगा कि कोई कंट्री का रिप्लेसमेंट कोई गोतेगा। जैसे यूएस में ऑल ऑफ अ सडन इंपोर्ट मेक्सिको से महंगा हो गया तो कौन और सस्ता सप्लाई करता है? वियतनाम है, इंडिया है, ब्राजील है, हु एल्स इज दैट? दूसरा ये भी है कि अच्छा मेक्सिको से 25% टैरिफ लग गया, चाइना से 10% है, 15% का आर्बिट्रेज चाइना से मंगाओ। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इट इज सो डायनेमिक एंड एंड लाइक दैट। बट इंडिया को लोकल अगर कंजम्पशन और लोकल फैक्टर्स जो स्ट्रॉन्ग अगर मिल जाते हैं तो विल ब्रेस थ्रू इट, वी विल लिव थ्रू इट, वी विल कंफर्टेबली नेविगेट दिस ग्लोबल क्राइसिस। एंड दैट इज वाई आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस बजट बिकॉज लोकल एड्रेस हो गया इश्यू। इंटरनेशनली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इट इज बेटर कि वो इंटरनेशनल रीजन की वजह से मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिक रीजन की वजह से मार्केट गिरता है तो हमारा प्रॉब्लम था। एंड एक्सेसिव लिवरेज, एक्सेसिव वैल्यूएशंस, वेरी हाई पी एंड फॉलिंग ग्रोथ रेट, वो सब अपने 23,000 से 26,000 की जो निफ्टी की जो जर्नी फॉल आई 26 से 23 वाली, उसमें जो वेल्थ इरोजन हुआ और पी मल्टीपल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, उसमें काफी चीजें डिस्काउंट हुई है। अभी वो रीजन और 5-10 2-4-5% प्ले हो सकता है निफ्टी फॉल में, बट मेजर फॉल जो अगर होगा ग्लोबल की वजह से, दैट शुड बी द अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो सॉरी आई हैव गिवन यू fairly long answer for your question, but I think it was needed. You are following Nifty. Any view on the railway safety stocks, considering allocation is pretty much same as last year? I think गवर्नमेंट का allocation फ्लैटिस है ओवरऑल, ये सब पॉकेट्स में, चाहे वो हाईवे हो या डिफेंस हो या रेलवे हो। मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम फॉर दिस पॉकेट्स इन टर्म्स ऑफ हाई पी एंड हाई अर्निंग ग्रोथ एंड हाई ऑर्डर इनफ्लो इज बिहाइंड, एंड वेरी सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज आपको देखना पड़ेगा। सो नो ब्लैंकेट यस यस फ्रॉम मी। Any view on the private sector banks with which finance consumption of middle class? Yes, we have taken exposure to certain NBFCs in last 1 month, and we are very, very hopeful that they should be participating significantly in this consumption boom in the coming years. Sorry, in the coming months. What is your view on small and mid cap? Still downside is there or some serious downside is expected? देखिए, मेजर डाउनसाइड आया है आपका इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, रेलवे, डिफेंस, पावर, ऑयल एंड गैस, सो एंड सो फोर्थ, एंड पीएसयूज। कंजम्पशन साइड में या फिर केमिकल में या तो फिर फार्मा में या तो फिर आपका बैंक्स एनबीएफसीज में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है स्मॉल एंड मिड कैप में, तो वी विल look at very seriously. We are not scared of the fall because that we are very clear will give us a very good reward in the coming months. But बाकी जगह पे जहाँ पे अभी भी कुछ कुछ जगह पे वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर से 50% गिर गया है तो अभी ले लेता हूँ, बिकॉज वो जब इतना चला था तब आपने क्वेश्चन नहीं किया था कि ये 5 गुना 7 गुना हुआ है, तो अभी 50% गिरा है तो डोंट गेट एक्साइटेड। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई इट हैज फॉलन। नंबर वन, इज इट बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ कम हो रहा है? इज इट बिकॉज अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कम हो रहा है नियर टर्म और लॉन्ग मीडियम टर्म? इज इट बिकॉज ऑफ दैट पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल चालू हुआ है? And also the liquidity is flowing out of the pocket and liquidity is going somewhere else, because eventually market में liquidity एक जगह पे नहीं रहती है। जैसे हमने देखा कि 3-3 4-4 साल इन्वेस्टमेंट पिलर डिड वेरी वेल बिटवीन 2005 to 8। तहाँ पे लिक्विडिटी ने इन्वेस्टमेंट पिलर के सेक्टर्स को चेस किया और कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट बैकफुट पे चले गए। फिर लिक्विडिटी ने कंजम्पशन एक्सपोर्ट को चेस किया 2009 से 15 में, तो इन्वेस्टमेंट बैकफुट पे चला गया। अगेन 4 साल से इन्वेस्टमेंट को चेस किया तो ये कंजम्पशन बैकफुट पे चला गया। तो लिक्विडिटी एक जगह पे रहती नहीं है, वो कंटिन्यूस मूव करती है। आपको लिक्विडिटी को भी फ्लो करके देखना पड़ेगा। सो दीज आर वेरी मैक्रो टॉक्स वी आर डूइंग।
इंडिविजुअल लेवल्स पे आपको देखना पड़ेगा. सो आई डोंट थिंक दैट the plain vanilla answer is that there'll be much major downside in mid and small cap. Yes, in the pockets where the froth is there and liquidity is moving out, and no, where the valuations are already corrected, earnings are bottoming out and liquidity is entering in. तो वहां पे वो opportunity है मेरे लिए. Any take on generic drugs in pharmaceutical? I think we are not very keen in generics at all. We are very clearly positioned for CDMO and API side. एंड दूसरा क्या है ना कि फार्मा में अगर इंडिया पे यूएस टैरिफ डालता है, क्योंकि अभी इंडिया का नंबर तो आया नहीं है, तो इट विल बी प्रिडोमिनेंटली ऑन द मेडिसिन ऑन द जेनेरिक साइड. बिकॉज सीडीएमओ या क्रैम्स में तो क्या है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, यू आर रेंडरिंग द सर्विस फॉर द मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर समबडी एल्स. सो उसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है. सो आई थिंक दैट वे वी आर वेरी सॉर्टेड. सो वी वुड नॉट बी वेरी कीन फॉर द जेनेरिक साइड. दैट इज व्हाट द आंसर इज. Can I switch over from mutual fund to PMS or wait for 2-3 months? देखो, पैसा तो मार्केट से मार्केट में जा रहा है. Only thing is that in the we have few advantage and disadvantage both versus mutual fund. You have to understand the fund manager thought process, उनके पास track record, उनकी ability to navigate the crisis and giving you decent return, consistently beating benchmark net of fees and charges. ये बड़ा simple concept है. एक बार आप उसके लिए क्लियर हो दिमाग में, तो फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन ले लो. सो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई 2-3 महीने का वेट करना है. यू कैन टेक दैट एक्शन एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी कन्विंस अबाउट दिस एस्पेक्ट्स फर्स्ट. What is your view on housing finance companies? We are positive. What will be the impact of new tax bill? Any guesses? What are the steps you are taking into to protect our funds? सर, डायरेक्ट ये जो न्यू टैक्स बिल है वो दिल्ली इलेक्शन के बाद है, तो टाइमिंग सबको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि व्हाई दे हैव पोस्टपोन्ड इट आफ्टरवर्ड्स ऑफ दिल्ली इलेक्शन. But my only point is that if they do very something regressive, then they will only wipe off their good deeds. एक बाजू आपने मिडिल क्लास को खुश किया और दूसरी बाजू अगर आप कुछ ऐसा लेके आते हो which is not good from the taxpayers point of view, then आपने अच्छी डीड को खत्म कर दिया. So and also it sort of gives a wrong signal to the people that कि this is not a trustworthy thing, you know, that आपने एक बजट में कुछ अच्छा किया और बाद में आपने कुछ गलत किया. So I don't worry too much on that front. I think that is what the fair assessment from my side. गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है. विल हैव टू केयरफुली लुक एट दैट एंड टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली. बट इन एंटिसिपेशन की कुछ ड्रास्टिक आने वाला है, आप और तो क्या कर सकते हो. यू टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली डिक्लेयर्स. मेरे हिसाब से कोई सब्सटेंशियली कुछ ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए फ्रॉम ईयर ऑन, बिकॉज दे आर नॉट इन अ मूड टू डू द डैमेज एनी मोर. दे आर इन अ मूड टू protect and grow our economy, and especially when the global outlook and global context is pretty challenging. Is it more challenging to give returns like past 5-7 years with taxation? So सर देखो, अभी पिछले 2-3-4 साल के जो रिटर्न है वो 10 साल के रिटर्न से कंपेरेबल नहीं थे, 15 साल के रिटर्न से नहीं थे, 8 साल के रिटर्न से भी नहीं थे. तो सर्टेन स्पेशल पीरियड्स आते हैं, 2005 से 8 का आया, यू नो, लाइकवाइज. सो यू कांट टेक दैट एज अ बेस एंड एवरी ईयर यू वुड एक्सपेक्ट दैट कि ऐसा होना चाहिए. Probably this year and a certain part of next year will be slightly challenging, and then the things will improve again. So I'm saying that the return would come back, but you will have to live with this volatility. And that is where the savvy investor or smart investor makes tons of money versus average investors, because they try to participate during the toughest and the dull most period and take the advantage of that. So don't worry for that, you know, that returns की क्या quantum रहेगी. Ultimately your objective is to create wealth. चाहे वो 1-2 साल थोड़ा मॉडरेट रिटर्न से आए या तो 3-4 साल बहुत अच्छे रिटर्न आए, इवेंचुअली यू हैव टू लुक एट द लॉन्गर टेन्योर.
Do you see any long-term effect of DeepSeek on the world as well as local semiconductor industry? It is very difficult. First of all, we don't know कि इसकी development cost really कितनी है. उसमें यूएस की चिप्स का कितना यूज हुआ था, सो उसकी एक्यूरेसी लेवल कितना है. सो विदाउट नोइंग ऑल दिस थिंग इट इज जस्ट टॉकिंग इन द एयर. Any particular sub-theme preference within the consumption sector? We like more of a discretionary consumption than the staples or FMCG. Given the fact that discretionary should be rewarded more because people would eventually spend either on the vacation or on the restaurants or for the garmentings or good upkeeping and well-being, and or for the automotives or something. So discretionary is the where pocket where I think within the consumption you should look at. Let me go through the questions again. Let me see if I have not missed anything. Yes, there is one question that what are the measures to boost employment? Because highest employment generators for every dollar of revenue earned are real estate, healthcare, tourism, and food. And government there seems to be nothing in the budget to support this initiative. I don't think so. Yes, on the healthcare front is okay, but tourism, government has been doing a phenomenal job so far in the last couple of years. Plus, with this money saved, a lot of money can be spent on tourism front, plus so many new airport connections and establishing a new routes itself is also pro tourism. So I think it's a good thing they've done. For food processing, a lot of allocation and the focus has been there. In fact, in the PLI scheme this year, if you see, even the low end electronics sector also employs so many laborers. So electronics का जो PLI है वो 56% allocation बढ़ा है ये साल versus last year. Automotives का PLI का allocation 8 times बढ़ा है. फूड प्रोसेसिंग का जो PLI है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का अलोकेशन वो 71% से बढ़ा है. वाइट गुड्स का अलोकेशन 2 टाइम्स बढ़ा है. एंड टेक्सटाइल जिसके लिए PLI स्कीम में गवर्नमेंट ने सिर्फ 450 करोड़ अलोकेट किया था लास्ट ईयर, ये साल गवर्नमेंट ने 11,480 करोड़ अलोकेट किया है, विच इज अगेन a labor intensive sector which employs people. So I think they've tried their best. I'm telling you, government has acted so well this time for the local issues, चाहे वो demand revival हो या employment generation हो. And if they work with the true spirit, then I think we are sorted on the local front. Only international things are pending, which is not in our hand. Consumption boost expected by tax rebate is for 2.5 crore people who pay tax only. Isn't that the insignificant considering the India population? Unfortunately, sir, India में tax payer ही 7 करोड़ है और उसमें ये वाले जो टैक्स एडवांटेज जिसको मिल रहे हैं वो तो बहुत कम है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन है. सो बट देन इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा होगा. एंड अनदर थिंग इज दैट टेक फॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा. जो आज तक 5, 6, 7 लाख का इनकम दिखा के रुक गया था, वो बंदा सीधा 12, 12.5 लाख का इनकम पे चला जाएगा ओवरनाइट. तो वो एक फॉर्मलाइजेशन सिस्टम में वो बंदा ऐड हो गया एंड ग्रेजुअली ही इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज नॉट डिक्रीज. So I think government has done a phenomenal job that on that front. That is what I can say. I will try to answer. Is in healthcare sector, do you see hospital sector as well? And in pharmaceutical sector, API stocks
So we said that we like CDMO API within the pharma and healthcare. Yes, hospital is one pocket which we really appreciate and we like. And we own in ICE fund under the consumption theme, as well as in the business cycle fund, we have hospitals as well. So any more questions, ladies and gentlemen? Because I've tried to answer most of your queries with true of my ability and very candid answers I have tried to give. If I missed anything, please excuse me. You can always touch base to our back office and sales team, and they would be getting it clarified for you. Yes, bye. Yes, so we can conclude the session now. So, any one of you have missed any part of the session, they can just connect with our team and we'll get back with you with the recordings. Thank you so much, everyone, for attending.